घर्षण बल, अब ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बल है। अगर गति के नियम की बात करें, पूरे मैकेनिक्स यांत्रिकी की बात करें, ठीक है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी रहती है, आसानी भी रहती है, तो एक बार समझना ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन से शुरू करूँगा कि भाई ये घर्षण बल होता क्या है। तो आप में से बहुत लोग आप तुरंत आंसर करोगे कि ये क्या होता है, विरोधी बल होता है। नहीं, तो हम लोग ऐसा लिख देते कि ये क्या है, विरोधी बल है। ठीक है, तो सिर्फ विरोधी बल लिखना क्या काफ़ी है, इसमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये विरोधी बल है, ठीक है, तो हमेशा ये गति का वो विरोध करती है, ऐसा लिखते हैं हम लोग। ये विरोधी बल है और ये क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपका ये आंसर सही है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जहाँ पे भी हो, ये लेक्चर देख रहे हो, आप खड़े हो जाओ और चलना शुरू करो, तो आप चलना शुरू नहीं करेंगे बट चल सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो भी सरफेस है, जो भी पृष्ठ है जहाँ आप बैठे हैं, वो सतह जो है घर्षणहीन हो जाए, मतलब उसमें घर्षण ना हो, तो क्या चल पाएंगे आप। अगर मान लो आप खड़े हो गए, ठीक है, आप खड़े हो गए यहाँ पे, है ना, और जो सतह है यहाँ पे घर्षण नहीं है, घर्षण एब्सेंट है यहाँ पे, तब क्या चल पाएंगे आप। बिल्कुल नहीं, आप कहोगे नो, हम नहीं चल पाएंगे इसमें। इसका मतलब जो आप चलते थे उसमें घर्षण का सपोर्ट होता था। तो ऐसा कहना कि घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करती है, अगर ऐसा कहीं पे लिखते हैं हम लोग कि घर्षण बल जो है वो हमेशा गति का विरोध करती है, तो वो जो स्टेटमेंट है, वो जो कथन है, वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। नहीं, तो फिर सही क्या है, इस पॉइंट पे भी समझना है, जाना है हमें, और मैं आपको समझाता हूँ और सिखाऊंगा। और उसके बाद प्रश्न करना बहुत आसान होता चला जाएगा, जो आप न्यूमेरिकल जो अंकिक प्रश्न करते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि भाई एक जो चीज़ है कि घर्षण बल को सिर्फ ये लिखना है कि ये हमेशा गति का विरोध करती है, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा वो देखना है। तो जो घर्षण बल है, इसके लिए जो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं हमें, ठीक है ना, घर्षण बल क्या करता है ये चीज़ देखना है, हमें समझना है। तो देखिए, अगर घर्षण बल की बात करें तो ये सबसे पहले सापेक्षिक गति, ठीक है, सापेक्षिक गति या सापेक्षिक गति गति की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी की बात करें, ये आगे हम लोग देखेंगे कि इसको समुपस्थिक वो गति कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो सापेक्षिक गति या सापेक्षिक सापेक्षिक गति के प्रवृत्ति प्रवृत्ति का विरोध करती है, ध्यान से समझना है इसको। सापेक्षिक गति या सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति, मतलब ये टेंडेंसी की बात कर रहे होते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। दो सतहों के बीच, दो सतहों के बीच, दो पृष्ठों के बीच सापेक्षिक गति का ये विरोध करती है। अभी कुछ भी नहीं ज़्यादा समझ आया होगा, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से ये चीज़ समझना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिएगा, देखना, ध्यान से समझना। अभी जैसे हम लोग घर्षण कर रहे थे, तो घर्षण में अभी हम लोग क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो इसको आप देखिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए, दो पिंड हमने लिया यहाँ पे, एक पिंड ए है, ये पिंड ए हो गया, और ये पिंड बी हो गया। इसको समझना, एक बार घर्षण समझ आ जाए बहुत आसान काम है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन हो जाए, लोटनी गति लिखते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे हम लोग लिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ए है और दूसरा बी है, ए को हमने गति दे दी वी ए, ठीक है, और बी को गति दे दी वी बी, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि घर्षण बल जो है दो सतहों के बीच, दो ठोस सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करती है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, लिख सकते। तो दो सतहों के बीच जो क्या कहते हैं उसको, सापेक्षिक गति है, उसका विरोध करती है। तो इस चीज़ को पहले समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, अगर यहाँ से आप देखेंगे तो हमने पहले जो पिंड रखा हुआ है ए, उसको वी ए वेग दे दिया, और दूसरे को क्या दे दिया, वी बी वेग दे दिया। अब यहाँ जो है, यहाँ घर्षण नहीं है, ये घर्षण हीन सतह है, यहाँ पे घर्षण नहीं है, और यहाँ पे घर्षण हो सकता है, मतलब ये रफ सरफेस है, ये जो है ये सरफेस, यहाँ पे घर्षण वाला सरफेस है, ये रुखरा सरफेस है, मतलब
रफ सरफेस है। ये क्या है? चिकना सतह है, मतलब इसको कह सकते हैं कि ये स्मूथ सरफेस है, लिख सकते। अब दोनों को हमने वेग दिया वी ए वी बी, और मैं पहला केस बताता हूँ, अब देखना ध्यान से समझना। पहला सिचुएशन लिया, तो पहला सिचुएशन ये कहता है कि भी वी ए बराबर वी बी। तो अगर वी ए वी बी दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो घर्षण जो आएगा ए और बी पे उसकी दिशा बतानी है। तो मैं इसको ऐसा दिखाता हूँ, ये ए पिंड है, ठीक है, और ये बी, थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूँ समझने के लिए, ये बी पिंड। दोनों के पास वेग है, ठीक है, तो दोनों बराबर वेग है, तो मैंने इसको मान लिया वी, मान सकते। तो इसके पास भी वी है, इसके पास भी वी है, और ये सतह है, यहाँ पे घर्षण हो नहीं सकता, यहाँ पे सापेक्षिक गति है। अगर हम लोग ए एवं इस सतह की बात करें तो सापेक्षिक गति है, फिर भी घर्षण क्या होगा? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि ये सतह स्मूथ है, ये सतह क्या है? चिकनी सतह है, ठीक है ना। अब ए बी की बात करते हैं, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के पिंड के बीच। तो ए और बी में दोनों के पास वेग कितना है? वी, तो दोनों बराबर चल रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। अगर इस परिस्थिति की बात करें तो ए एवं बी के बीच सापेक्षिक गति शून्य है। ए और बी के बीच सापेक्षिक गति क्या है? नहीं है, सापेक्षिक गति शून्य नहीं है, लिख सकते हैं ना। तो जब सापेक्षिक गति नहीं है, ना ही कोई सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति है, तो यहाँ पे इस थ्योरी से घर्षण बल होना चाहिए क्या? नहीं। तो यहाँ पे घर्षण क्या होगा? नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में भी घर्षण नहीं होगा। यहाँ तक समझ आए? इन दोनों के बीच भी घर्षण क्या होगा? नहीं होगा। दूसरा केस लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो पहले केस में क्या हुआ, यहाँ तक समझ आए। दूसरे केस में मैं ये कहता हूँ कि वी बी ग्रेटर देन वी ए है, वी बी वी ए से ज़्यादा है। अब अगर हम लोग देखें तो वी बी ज़्यादा है, मतलब ये वी बी हो गया, ठीक है ना, और ये वी ए। तो ए और ज़मीन के बीच तो होना नहीं है क्योंकि वो चिकनी सतह है, वहाँ पे क्या है? घर्षण नहीं आएगा, पहले ही बताया हुआ है। और ये वी ए, इसको कुछ मान लिया, मान लो ये 5 मीटर प्रति सेकंड है किसी क्षण पे, और ये 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब इन दोनों के बीच की बात करो तो डेफिनेटली यहाँ पे घर्षण बल है। क्यों है? तो अब देखना, इन दोनों के बीच सापेक्षिक गति है। अगर हम लोग ए एवं बी की बात करें तो यस, सापेक्षिक गति है, सापेक्षिक गति है, लिख सकते हैं ना। ए और बी के बीच में सापेक्षिक गति है। क्यों? क्योंकि वी बी का मान वी ए के मान से ज़्यादा है। तो अब घर्षण क्या चाहेगा कि भाई ये सापेक्षिक गति ना हो, क्योंकि हमने ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस या फिर घर्षण बल जो है वो दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है या फिर सापेक्षिक गति के प्रवृत्ति का विरोध करता है। तो अभी हम लोग इसको समझने की बात करें, सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो सापेक्षिक गति है तो विरोध होना ही है। तो सापेक्षिक गति खत्म करने के लिए घर्षण यहाँ पे क्या करेगा? वी बी और वी ए दोनों को बराबर करना चाहेगा। जैसा हमने यहाँ पे देखा कि अगर दोनों वेग बराबर होता तो इन दोनों के बीच सापेक्षिक गति नहीं था और घर्षण बल नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वी बी ज़्यादा है तो घर्षण क्या आएगा? भाई वी बी को कम करो, तो घर्षण इधर आ गया, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? इसको एफ ए लिख दिया या एफ बी, बी पे आया। अब जैसे इस पे एफ बी आया तो इस पे भी आ जाएगा, लिख सकते ना, देखना। या फिर मैं सीधे एफ लिख देता हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि घर्षण बल है, लिख सकते ना। देखिए ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ गया तो न्यूटन का तृतीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखो ये जो एफ आया वो इस पिंड की वजह से आया, तो इस पिंड पे उसका प्रतिक्रिया आ जाएगा किधर? फॉरवर्ड। और ये दोनों बराबर परिमाण का होगा। ये एफ एफ दोनों बराबर क्यों लिख दिया? यहाँ से समझ आ रहा है? यहाँ पे एफ बी और एफ ए दोनों अलग दिख रहा था, बट दोनों को हमने बराबर क्यों लिख दिया? तो ये थर्ड लॉ पे चले जाएंगे, हमने पहले बताया हुआ है। थर्ड लॉ से ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो घर्षण आ गया इसमें। अब ये घर्षण क्या करेगा? वी बी को कम करेगा और वी ए को बढ़ाएगा। एक को कम करेगा, दूसरे को बढ़ाएगा। तो एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाए, और जैसे दोनों बराबर होगा एफ का मान 0 हो जाएगा। कब? जब वी ए बराबर वी बी हो जाएगा।
मतलब सापेक्षिक गति खत्म, घर्षण का काम खत्म। तो सीधी बात है भाई, घर्षण बल तभी आएगा जब सापेक्षिक गति है, और दूसरा भी पढ़ेंगे जब सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति है। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो घर्षण बल किसी हालत में नहीं आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना? तो वी बी अगर ज़्यादा होता वी ए से तब भी घर्षण बल आ जाता। कैसे आ गया यहाँ तक पता लग रहा है आपको? ठीक है। तीसरा एक सिचुएशन देख लेते हैं कि अगर वी ए, अब ये आप खुद ही कर पाएंगे, अगर तीसरा सिचुएशन हम लोग देखें, ठीक है, तो तीसरा सिचुएशन ये कहता है कि जब वी ए वी बी से ज़्यादा हो, आप तुरंत कर पाएंगे। अगर वी ए वी बी से ज़्यादा है, मतलब अब ये ज़्यादा है, इसका जो वेग है ये ज़्यादा है और ये क्या है, कम है। अब इसको हमने कुछ मान लिया, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है मान लो किसी टाइम पे, और ये 4 मीटर प्रति सेकंड है। अब फिर से सापेक्षिक गति है? बिल्कुल कहेंगे हाँ है भाई, क्योंकि दोनों अलग है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर फिसल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में सापेक्षिक गति है। यहाँ तो था ही, लेकिन यहाँ घर्षण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चिकनी सतह है। तो अब यहाँ घर्षण आएगा। यहाँ घर्षण आने का मतलब है कि वो बी को बढ़ाएगा, ए को कम करेगा। तो भाई इस पे फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड लग गया, और इस पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड लग जाएगा। लिख सकते? तो देखो, ए जो ज़्यादा था उसको कम करेगा, जो कम है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सापेक्षिक गति का विरोध कर रहा है। और जैसे वी ए बराबर वी बी होगा, फिर से जैसे किसी भी समय पे अगर वी ए बराबर वी बी हो गया, एफ गायब। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में घर्षण फिर से आ गया क्योंकि सापेक्षिक गति था। इन दोनों के बीच में घर्षण फिर से आ गया क्योंकि दोनों के बीच में सापेक्षिक गति है। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो, पहले जो एग्जाम्पल उदाहरण की बात की, यहाँ दोनों में वेग था फिर भी घर्षण नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सापेक्षिक गति नहीं था। दूसरे में दोनों में वेग था, घर्षण आ गया क्योंकि सापेक्षिक गति था, एक ज़्यादा था दूसरा नहीं था। ठीक है, तीसरे में भी वही हाल लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब एक चीज़ देखें, घर्षण बल हमेशा क्या लगता है, देखो पृष्ठ के समानांतर घर्षण बल जो लगता है। यहाँ तक तो समझ आया। तीसरा पॉइंट जो लिखा हमने, एफ की बात जो की, ये किधर आया, पृष्ठ के समानांतर। पृष्ठ के समानांतर लिख सकते हैं ना? तो देखो, पृष्ठ के समानांतर आ गया, ये कैसे लिखते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है? तृतीय गति नियम का ये बिल्कुल फॉलो करेगा, तृतीय गति नियम को फॉलो करता है। ये कैसे कर रहे हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं। तो ये सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ये समझ आ गया। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति का कैसे विरोध करता है। ये दूसरा पॉइंट देखेंगे, सापेक्षिक गति के प्रवृत्ति का कैसे। अब जैसे एक देखो, घर्षण वाले मतलब रफ सरफेस पे, ये रफ सरफेस है और यहाँ पे एक पिंड रख दिया हमने, ठीक है, और पिंड रख दिया और इसमें कोई बल नहीं है अभी, तो कोई घर्षण नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने मान लो कि इसमें एक बल लगा दिया, एक बल लगाया, और ये इतना ज़्यादा नहीं है कि इसको चला पाए। तो जैसे बल लगाएंगे हम लोग, बल लगाते ही इस पर क्या आ जाएगा, एक टेंडेंसी आएगी, ये पिंड इधर भागना चाहेगा। ये पिंड क्या होगा, इधर भागना चाहेगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं भाग रहा है, तो इसको समुपस्थिक गति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समुपस्थिक गति। मतलब गति की प्रवृत्ति है, मतलब एक टेंडेंसी है कि भाई स्लाइड होना है, स्लाइड होना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप ऐसा सोचो ना कि एक भारी बक्सा आपके सामने रखा हुआ है और आप उसको धक्का दे रहे हैं, यही बक्सा है और आप उसको धक्का दे रहे हो, धक्का नहीं दे पा रहे, कुछ तो कर रहे हैं। तो आपके बल को कौन बैलेंस कर रहा है, आपके बल को कौन संतुलित कर रहा है, तो यही घर्षण। तो जैसे बल लगाते हैं हम लोग, तो उसके पीछे क्या होता है, ये घर्षण बल आ गया। बात समझ आए? तो ये एक स्पेशल, पहला हमने जो इसके पहले हमने बताया, वो सापेक्षिक गति का विरोध हो रहा था वहाँ पे, मतलब एक्चुअल में वहाँ पे क्या था, सापेक्षिक गति हो रहा था। तो सापेक्षिक गति हो रहा था तो उसका विरोध हुआ, लिख सकते हैं ना? यहाँ पे सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति है, उसका विरोध हो रहा है। तो जैसे जैसे f बढ़ता जाएगा, ये f भी बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा जब f इतना हो जाए कि f के अधिकतम मान को, अभी हम लोग चलेंगे, अभी नहीं समझ आएगा आपको, अभी समझ आएगा इसके बाद कि अधिकतम मान क्या लिखते हैं। तो जब इसके अधिकतम मान को क्रॉस कर लेगा, तब ये इधर चलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो जब भी इस तरह का मोशन होता है, तो यहाँ पे जो घर्षण बल है वो इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे घर्षण बल जो है ये बाह्य बल पे डिपेंड करता है। ये घर्षण हो गया, ऐसी परिस्थिति में घर्षण बल लग रहे बाह्य बल पे निर्भर करता है। बात समझ आ रहा है? लिख सकते हैं ना? तो कहीं पे भी सापेक्षिक गति के प्रवृत्ति का विरोध होता है, या एक्चुअल में सापेक्षिक गति का विरोध होता है जो घर्षण करता है।
बात समझ आ रहा है? अब हम लोग अगर देखें कि भाई अधिकतम मान क्या होगा, अब जैसे यहीं पे है ना, तो किसी एक सतह के लिए घर्षण का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो जैसे कोई भी आपने एक सतह खींच दिया, ठीक है, और उसमें एक पिंड है सपोज करो, तो देखना पिंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जैसा मैंने आपको बताया हुआ था पहले, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस पिंड पर लगने वाला घर्षण बल, इस पिंड पर लगने वाले घर्षण बल, और कैसा घर्षण बल, अभी देखो, देखना यहाँ से समझना, यहाँ पे ऐसा जब भी होगा जब समुपस्थित गति का विरोध होगा, तो यहाँ जो घर्षण बल आएगा उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। और यहाँ जो सापेक्षिक गति का विरोध करता है उसको कहते हैं गतिज घर्षण, इसको क्या कहते हैं? गतिज घर्षण, ठीक है ना। तो आप इसमें याद रखेंगे कि जब भी मैं स्थैतिक की बात करूंगा तो एफ एस लिखूंगा, और जब गतिज की बात करूंगा तो एफ के लिखूंगा, ठीक है ना। तो अगर स्थैतिज की बात करें तो किसी भी दो सतह के बीच, जैसे हम लोग इस सतह की बात करते हैं, तो इस सतह और इस पिंड के बीच जो स्थैतिक घर्षण होगा उसका जो अधिकतम मान होगा, अभी ये सब कुछ डिटेल समझ आएगा, ये जो होता है ये एन के समानुपाती होता है। एन क्या है यहाँ पे? अभिलंब, अभिलंब प्रतिक्रिया। एन क्या है यहाँ पर? अभिलंब प्रतिक्रिया लिख सकते। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो ये एफ एस का जो है क्या है? घर्षण, स्थैतिज जो घर्षण था इसका ये अधिकतम मान है, इसका ये क्या है? अधिकतम मान, ठीक है। तो एस का अधिकतम मान, इसको मैं सीधा एम लिख दूंगा, मैक्स है ना। तो एफ एस अगर मैक्स की बात करें, अधिकतम की बात करें, तो एक समानुपातिक नियतांक लेना पड़ेगा, उसी को म्यू कहते हैं, म्यू, ठीक है। अब देखते जाए, मैं हर एक पॉइंट समझा दूँ, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, लेकिन एक बार लेक्चर को कंप्लीट होने दीजिए, हर चीज़ समझ आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ जो म्यू लिखा हमने, म्यू एक नई क्वांटिटी आई जो विमाहीन होता है, और इसको कहते हैं घर्षण गुणांक, ठीक है। ये आनुपातिक स्थिरांक हो गया, ठीक है। और ये स्थैतिक के लिए आ रहा है तो म्यू एस लिख देंगे, मतलब ये जो म्यू एस है, ठीक है ना, ये क्या है? अभी आनुपातिक, आनुपातिकता स्थिरांक, स्थिरांक, और इसका एक नाम देते हैं, ठीक है ना। इसका एक हम लोग नाम देंगे जो घर्षण गुणांक होगा, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर घर्षण गुणांक कह सकते हैं, ठीक है ना। और घर्षण गुणांक किन चीज़ों पर निर्भर करता है? वो पृष्ठ जो है, संपर्क पृष्ठों के प्रकृति पर, ठीक है ना। ये किस पे निर्भर करेगा? घर्षण गुणांक किन चीज़ों पे निर्भर करता है? तो ये संपर्क पृष्ठों के युगल, मतलब पेयर जो बना है उसके प्रकृति पर, के प्रकृति पर निर्भर करता है, के प्रकृति पर निर्भर करता है, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो, ये अधिकतम मान, अधिकतम मान अभी इसको समझना है हमें, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये फोर्स अपने आप से उसको क्या करता है? एडजस्ट करता है, वो चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। अब पॉइंट देखते जाना, देखिएगा, देखिए, अब यहाँ तक तो हमने लिख दिया संपर्क पृष्ठों के युगल और एफ बराबर इतना होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा, और वहाँ से सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। एक पिंड है, देखना, इस पिंड का द्रव्यमान 2 kg दिया हुआ है, ये पिंड का द्रव्यमान क्या है? 2 kg, ठीक है। तो 2 kg दिया हुआ है, और जी का मान मैं कहता हूँ 10 ले लो, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप अपने मन में ही सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है, फिर बताइएगा हमें। और कहता हूँ कि म्यू जो है, म्यू एस यहाँ पे 0.1 है, तो अभी इस पे लग रहा घर्षण बल ज्ञात करें, अभी इस पे लग रहा घर्षण बल ज्ञात करें। तो आप क्या करोगे? म्यू इंटू एन, ठीक है ना, ये क्या होता है? म्यू एस इंटू एन होता है। तो
अगर म्यू एस इंटू एन लिख देंगे तो 0.1, और एन का मान क्या हो जाएगा, एन ऊपर आएगा और नीचे क्या होगा, एम जी, और एम जी कितना हो जाएगा 20, तो गुना 20 लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं ना, अरे 2 गुना 10 20 हो गया, 20 गुना 0.1, तो 2 न्यूटन लिख देंगे। कितने लोगों ने आप में से लिखा है कि इस पे अभी लग रहा घर्षण बल 2 न्यूटन है, और अगर ऐसा लिखा तो डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब ये है कि हमने घर्षण नहीं समझा है अभी। ये पिंड रखा हुआ है, पिंड रखा हुआ है, तो इसमें ना तो सापेक्षिक गति के प्रवृत्ति का विरोध हो रहा है, ना ही सापेक्षिक गति का विरोध हो रहा है, तो यहाँ पे घर्षण आएगा क्या, नहीं। तो अगर यहाँ पूछा जाए तो इस पिंड पे लग रहा घर्षण बल कितना होगा, 0। ये करेक्ट आंसर होगा। तो भाई ये क्या निकला, तो ये अधिकतम मान निकला। ये एफ का क्या निकला, ये एफ का अधिकतम मान निकला जो लग सकता है यहाँ पे, बट अभी लगेगा नहीं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लो आपके जेब में 2,000 रुपये हैं, आप किसी किताब की दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप गए किताब की दुकान पे खड़े हो, कितने पैसे खर्च दिए आपने। अगर कोई कहता है 2,000, तो बड़ी मूर्खता होगी ना यार। वही बात तो हमने यहाँ पे की, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 न्यूटन है। मतलब जैसे आपके जेब की मैक्सिमम कैपेसिटी 2,000 है उस किताब की दुकान पे, वैसे यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 न्यूटन है। अब अगर मान लो आप एक 60 रुपये की बुक खरीदते हो तो आप 60 रुपये दोगे, ना कि 2,000। यहीं से सेल्फ एडजस्टिंग नेचर समझ आएगा। जैसे मैंने बताया ना, जैसे जैसे लगने वाला बाह्य बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे घर्षण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे अभी F शून्य क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना तो सापेक्षिक गति है, ना ही सापेक्षिक गति की कोई प्रवृत्ति है। मतलब इस पिंड पे कोई बाहरी बल इधर से नहीं लग रहा है जो इसके सापेक्षिक गति जो अभी नहीं हो रहा है उसको परिवर्तित करने की कोशिश करे या करवा दे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आए। लेकिन अगर अब इस पिंड पे फोर्स लगा दिया जाए, ठीक है, अब देखिएगा, अगर इस पिंड पे एक फोर्स लगा दिया जाए F, तो फोर्स जैसे लगाएंगे इस पे घर्षण बल आ जाएगा किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स जैसे लगाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया। अब देखना, अगर इस F का मान इस F के मान के साथ देखा जाए, देखना यहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब F का मान 0 था तो घर्षण भी क्या रहा, 0। लिख सकते हैं ना, जब F का मान 0 था तो घर्षण भी क्या रहा, 0। लिख सकते। 2 न्यूटन क्या है, इसका अधिकतम मान है भाई। 2 न्यूटन क्या है, इसका अधिकतम मान। लिख सकते हैं ना। अब जैसे F का मान 1 न्यूटन हो गया तो अब ये F भी बढ़ के 1 न्यूटन हो जाएगा। इसी को कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। जैसे आप दुकान पे 2,000 रुपये लेके गए, किताब की जितनी दाम किताब जितने में मिलना है, जितने में बुक्स आपको मिलना है, आप उतना ही खर्च करते हो ना। कि 2,000 जेब में 1,000 की बुक है तो आप 2,000 थोड़े ना दोगे उसको। ठीक है ना, तो अगर 2,000 आपके जेब में है और किताब के दाम 1,000 रुपये है तो आप उसको 1,000 रुपये दोगे। जस्ट लाइक यहाँ पे कि अधिकतम घर्षण इतना हो सकता था, जब ज़रूरत नहीं थी तो नहीं लगा, जब ज़रूरत है तो लगा, जितनी ज़रूरत है उतना ही लगा। अब अगर मान लो 1.5 न्यूटन बल लग जाए तो घर्षण भी क्या लगेगा, 1.5 न्यूटन। ठीक है, अब अगर 2 न्यूटन लग जाए तो ये भी क्या होगा, 2 न्यूटन लग जाएगा। इसी को कहते हैं लिमिटिंग। इसी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग केस कहते हैं। मतलब यहाँ से अब जो है वो चलना शुरू कर देगा। बात समझ आ रहे हो। तो अधिकतम घर्षण से जैसे अब मान बढ़ाएंगे, अब मान लो ये 2.1 हो गया, ये बेचारा 2 ही रह जाएगा और गति प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ तक स्थैतिक, ठीक है, ये लिमिटिंग हो गया। ठीक है ना, और यहाँ से फिर गतिज। और ये हमने गतिज के लिए देखो म्यू के लिखते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू के लिखेंगे, और गतिज के लिए एफ एक ही होता है, कोई अधिकतम न्यूनतम नहीं, सीधा म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो गतिज हो गया, और इसमें हमने मान लिया कि यहाँ पे म्यू एस बराबर म्यू के है। थियोरेटिकली म्यू एस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट हम अधिकतर न्यूमेरिकल में ऐसा ही लिखा होगा कि म्यू एस जो है म्यू के बराबर है, लिख सकते। तो यहाँ पे देखो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर यहाँ पे प्रूव हुआ घर्षण का। तो घर्षण कब आता है ये देखा हमने, कैसे आता, अभी देखो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब इसके बाद जब हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको समझ आने लग जाए कि यार हो क्या रहा है फिर। ठीक है, तो अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें आंकिक प्रश्न वाला होगा कि आंकिक प्रश्न कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तो ये गतिज ऊर्जा, गतिज घर्षण कहाँ से शुरू हो गया, यहाँ तक लिमिटिंग आ गया, इसके पहले क्या था। तो फिर से मैं अगर कर दूँ तो घर्षण बल कब लगता है, सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है या फिर एक्चुअल में सापेक्षिक गति हो रहा है तो उसका विरोध करता है। इसमें स्थैतिक घर्षण लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्थितिज घर्षण, जिसको सर्पी घर्षण भी कहते हैं, इसको कहीं पे अगर लिखा हो तो सर्पी घर्षण भी कहा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं ना। तो किस तरह से घर्षण काम किया थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगला लेक्चर आप जरूर देखिए, उसमें न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब इसकी पूरी कहानी समझ आ जाएगी आपको कि एक्चुअल में घर्षण क्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ आ रहा है। और ये हिंदी मीडियम के लिए मतलब हम लोगों के लिए एक चैलेंज है, मतलब बेस्ट से बेस्ट जो फैसिलिटी हो सकती है। जो हमारा एटी लेक्चर का इंग्लिश का भी चैनल चला हुआ है, हमने बहुत अच्छा किया हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब मैं नहीं कहता, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो जिनको बेनिफिट मिलता है, बट हम लोगों की पूरी हमारी पूरी टीम यही कोशिश कर रही है कि भाई हम लोग देशभक्ति हिंदी हिंदी बात करते हैं, लेकिन जब फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात आती है कोई आगे नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। आप लोग का सहयोग ये है कि आप ध्यान लगा के पढ़िए, बहुत अच्छा करिए। ठीक है, तो जितने भी इसमें से अच्छी चीज़ें निकलनी है, जो भी फैसिलिटी हो सकता है, जो अच्छी से अच्छी कोचिंग है वो लाख 1.5 लाख रुपए ले करके करवाती है, वो हम लोग फ्री में यहाँ इसके थ्रू करवाएंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों ही आना है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, इसको आप चाहे शेयर करिए, लाइक करिए, जितना कुछ कर सकते हैं हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और समझिए जो डाउट आता है आप मेल करिएगा, मैं धीरे धीरे मेल आईडी और नंबर्स भी आगे करूँगा। ठीक है ना, तो अभी जितना भी समझ आए आप इसको देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है, अगला जो लेक्चर है वो इस पर न्यूमेरिकल होगा और उससे कहानी एकदम से समझ आएगी फिर आपको। ठीक है, चलिए फिर।